इस बीच मिड कैप में मोमेंटम अच्छा है, ऑलमोस्ट 84 पॉइंट्स ऊपर है मिड कैप। उसे देखते हैं। एबीबी करीब 9.5% ऊपर है। उसके साथ साथ ये पूरा स्पेस बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है। तो सीमेंस है जो कि 6% ऊपर है। गोदरेज इंडस्ट्रीज़ ये इस पर अच्छा मूव देखने को मिला है। ये देखिए सीजी पावर यहाँ पर भी काफ़ी अच्छा मूव है। ये काउंटर करीब 9% ऊपर। तो मिड कैप के आप टॉप 3 गेनर्स को अगर देखेंगे तो दे ऑल बिलोंग टू कैपिटल गुड स्पेस। इस पर मूव अच्छा है। निपुण, आप कैपिटल गुड स्पेस पर कंफर्टेबल हैं? मेरे कैपिटल गुड्स में जो मूव देख रहे हैं वो प्रॉब्ली अहेड ऑफ टाइम है। लेकिन अब एटलीस्ट स्ट्रीट एक्सपेक्टेशंस ये है कि अगले 2 या 3 क्वार्टर में अब एक सिग्निफिकेंट टर्न अराउंड होगा और इसी एंटिसिपेशन में हम एक अप मूव देख रहे हैं। इट माइट नॉट लास्ट नेसेसरली टू लॉन्ग क्योंकि इट इज़ नॉट नेसेसरली बैक्ड एट ऑल बाय रिजल्ट्स। हमने क्वार्टरली रिजल्ट्स देखे मार्च के, उसमें कोई सिग्निफिकेंट जंप नहीं है। लेकिन मोर इम्पॉर्टेंटली मैनेजमेंट कमेंट्री एक पॉजिटिव रही है। मैनेजमेंट ने जहाँ पे भी कैपिटल गुड्स के एटलीस्ट रिजल्ट्स आए हैं मार्च क्वार्टर के, उसमें मैनेजमेंट हैज़ बीन more optimistic about how the next year or at least March 18 का या फिर at least second half of FY18 how it will pan out। इसके लिए managements have been optimistic। इसी वजह से हम एक up move gradually देख रहे हैं। Valuations to some extent are stretched, इसीलिए एक limited up move देखें till maybe the next quarter results। और उसमें जो अगर management commentary फिर भी optimistic होती है then you could see a further significant rally। लेकिन ये एक अंडर परफॉर्मिंग सेक्टर रहा है, टू सम एक्सटेंट अंडर ओन्ड सेक्टर भी रहा है। जस्ट लाइक हाउ यू सीन सेवरल सेक्टर्स लाइक रियल एस्टेट, लाइक मेटल्स जो कुछ समय पहले अंडर ओन्ड था। उसी तरह ये भी एक स्पेस कुछ हद तक अंडर ओन्ड है, अंडर परफॉर्मिंग रहा है। तो इस तरह की अप मूव इज नॉट सरप्राइजिंग। आवर सेंस इज दैट अपवर्ड मोमेंटम कुड कंटिन्यू फॉर सम टाइम, आफ्टर विच टिल रिजल्ट्स बैक इट देयर कुड बी अ साइडवेज मूवमेंट। ठीक है, कुछ एक और शेयर्स भी आपको बताएंगे, लेकिन इस बीच पहले एक बार फाइनल बेट देख लेते हैं। संदीप मेरे साथ जुड़े हैं बताने के लिए आपको। बताएं संदीप आप। शुक्रिया डिम्पी। देखिए अर्निंग्स एक ट्रिगर है जिसको मार्केट काफ़ी क्लोजली वॉच कर रहा है। हमने एबीबी जैसे काउंटर्स देखे, विजय बैंक के नंबर्स आए तो वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहे थे। बैंकिंग में अगर आप एक काउंटर चुनना चाहें जहाँ पे बाजार की नज़र है वो है अब साउथ इंडियन बैंक की। सोमवार को यानी कि 15 मई को इस बैंक के नतीजे आने वाले हैं और माना जा रहा है कि जो नंबर्स है इस बार काफ़ी स्ट्रॉन्ग देखने को मिल सकते हैं। Q4 में माना जा रहा है कि इनकी जो नतीजे हैं जिसमें खासतौर पर जो मुनाफा है उसमें 30 से 40% के आसपास की जो बढ़त है वो देखने को मिल सकती है। एसेट क्वालिटी में भी सुधार देखने को मिलेगा क्योंकि पिछले बार के नंबर्स भी देखिए 98% के मुकाबले जो ग्रॉस एनपीएस है वो घटकर 3.96% रहे थे। और इस बार भी चूंकि नॉर्थ के मुकाबले साउथ के जो बैंक्स रहते हैं उनके एसेट क्वालिटी की जो दिक्कतें हैं वो काफ़ी कम रहती है। तो इस बार भी माना जा रहा है कि सीक्वेंशियल बेसिस पे इनके जो ग्रॉस एनपीएस है उसमें एक सुधार देखने को मिलेगा। प्रोविजंस कम होंगे, उस वजह से मुनाफे में इस बार 30 से 40% के आसपास की बढ़त देखने को मिल सकती है। टेक्निकली भी अगर आप देखें तो काफ़ी साउंड मूव पिछले कुछ दिनों में देखने को मिला है। 25 रुपये 30 पैसे की रेजिस्टेंस था जिसको पिछले कुछ दिनों में इस काउंटर ने पार किया और अच्छे खासे वॉल्यूम बिल्डअप पिछले कुछ दिनों में देखने को मिल रहे हैं। और बीते 3 से 4 दिनों में अगर आप देखें वॉल्यूम्स में अच्छा खासा इजाफा हो रहा है। और 8 दिन के अगर आप औसत डिलीवरी वॉल्यूम्स की बात करें तो करीब 40% के आसपास के रहे हैं। तो उस लिहाज से देखा जाए नंबर्स के एंटिसिपेशन में यहाँ पे डिलीवरी बेस्ड बाइंग इंटरेस्ट काउंटर में देखने को मिल रहा है। आप चाहें तो एक पोजिशन कॉल भी ले सकते हैं, लेकिन आज के लिए अगर उतरना चाहें तो जो 27 रुपये का लेवल है वो एक रेजिस्टेंस होगा। 27 रुपये 20 पैसे के आसपास के जो जोन है काउंटर आज टेस्ट कर सकता है। इसमें जो स्टॉप लॉस है आप 26 रुपये के आसपास का रख के आज के लिए इसे अब आने वाले जो आधा घंटा है उसके लिए ट्रैक करके चल सकते हैं। तेजी बढ़ती हुई नजर आ सकती है क्योंकि 27 रुपये के आसपास का जो लेवल है वो काफ़ी की रेजिस्टेंस है और उसके बाद अगर आप देखें जो तेजी है और भी ज़्यादा बढ़ती हुई नजर आ सकती है। आज देखिए अब ये वैसे भी ऑब्वियसली वाइडली ट्रैक्ड स्टॉक है छोटे बैंक्स में। इसका फ्यूचर भी है मीर 27 रुपये का शेयर। बिल्कुल, लेकिन आज गड़बड़ ये है कि आप जो देना बैंक के नंबर्स आए ना उसके बाद आप सारे बैंकिंग स्टॉक्स को देखिए, उन सब में प्रॉब्लम है। तो आपका कैनरा बैंक 5.25% नीचे है, पीएनबी, देना बैंक, इन सारे स्टॉक्स में सेलिंग प्रेशर है। इनफैक्ट छोटे बैंक्स में सभी में हम देख रहे हैं। अब उसकी जगह ये देखिए आज कॉन्ट्रेरियन मूव दे रहा है, अभी भी 0.25% ऊपर है। ओपन इंटरेस्ट है 13 करोड़ के आसपास का। तो ये है मूव ठीक है यहाँ पर। लेकिन ये जो छोटे बैंक है ना, आज देना बैंक के रिजल्ट्स के बाद जिस तरह से रिवर्स हुए हैं, निपुण छोटे बैंक्स पर आपका व्यू क्या है फिलहाल?
मीर, हमने एटलीस्ट जो छोटे प्राइवेट सेक्टर बैंक्स हैं उनमें तो अच्छा ट्रैक्शन देखा है, रिजल्ट्स अच्छे आए हैं, एसेट क्वालिटी इम्प्रूव हुई है, लेकिन जो कुछ सिलेक्ट छोटे बैंक हैं, कुड बी इन पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर, जहाँ पे दैट टर्न अराउंड हैज स्टिल नॉट हैपेंड। आई थिंक जिस तरह से इनफैक्ट काफ़ी PSU छोटे बैंक्स हैं, उनमें आई वुड स्टिल थिंक द मेस इज स्टिल टू बी कम्प्लीटली क्लियर्ड। जो बड़े बैंक हैं इन कंपैरिजन, उनके हमने प्रोविजनिंग काफ़ी देखे थे, तो पिछले कुछ क्वार्टर्स में तो उनमें शायद एक टर्न अराउंड फास्टर या क्लीनिंग अप मच फास्टर होगा, लेकिन छोटे बैंकों में जहाँ पे इश्यूज हैं वहाँ पे नॉट जस्ट फॉर SME लेंडिंग बट ऑल्सो फॉर फार्म लोन्स एंड अ लॉट ऑफ अदर लेंडिंग, उसमें अभी भी शायद इश्यूज हो सकते हैं। बट आई वुंट जनरलाइज फॉर ऑल द बैंक्स। आई थिंक पब्लिक सेक्टर बैंक्स में मिड साइज बैंक्स हैं, उसमें सिलेक्टिवली टर्न अराउंड हुआ है। बड़े बैंक्स में भी एक मोर सिग्निफिकेंट टर्न अराउंड हमने देखा है, एंड आई थिंक दैट ट्रेंड इज नाउ, द टर्न अराउंड ट्रेंड इन टर्म्स ऑफ प्रोविजनिंग, इन टर्म्स ऑफ इम्प्रूव्ड एसेट क्वालिटी इज हैपनिंग। शायद जो सबसे छोटे बैंक हैं उनमें टर्न अराउंड लास्ट आएगा, बट द टर्न अराउंड इज डेफिनेटली फर्म इन द पब्लिक सेक्टर बैंक्स। ठीक है, मेरी इस बीच 1-2 शेयर्स देखिए जो हमने सुबह रखे थे जिनमें टर्न अराउंड हो सकता था, जिसके बारे में भी निपुण अभी बात भी कर रहे थे। घाटे से फायदे वाली कंपनी, उसमें हमने एक बताया था हिमाचल फ्यूचरिस्टिक का शेयर HFCL के नाम से मिलेगा। ये करीब अभी 7% ऊपर है। ये हमने करीब आपको 12:30 बजे के शो में लिया था, वहाँ से आप देखिए सडन स्पाइक एकदम से आया और अभी दिन के उच्चतम स्तरों पे बंद है, अब बंद होने की तैयारी कर रहा है, 8% ऊपर है। एक शेयर हमने बताया था सुज़लॉन और साथ ही एक बताया था गीतांजलि जेम्स। ये HFCL तो CDR की वजह से था, सुज़लॉन एज इट इज़ बना हुआ है, करीब 1% है। एक बार गीतांजलि जेम्स भी दिखा दीजिए, उसमें भी करीब 1 बजे के आसपास का एक सडन मूव आया था और वो भी पिछले बार, क्योंकि उसके नंबर ये आप देख पा रहे हैं 1 बजे के आसपास, ये सडन मूव अभी भी 2% ऊपर है। ये तीनों शेयर आप ध्यान रखें। एक और शेयर जिसके नंबर्स अच्छे आने वाले हैं, नेल्को, अभी चल रहा है, ये 2-2.5% ऊपर भी आ चुका है। ये शेयर भी इस समय दिन के उच्चतम स्तर पे, नेल्को ये अभी सडन स्पाइक के साथ वापस ऊपर आ रहा है, ये 90 के ऊपर आ चुका है। रुचित, ये जो 1-2 शेयर हमने डिस्कस किए, इसमें नेल्को आप BTST करके जाएंगे या फिर 1-2 दिन के लिए रख सकते हैं क्योंकि नंबर अच्छे आने वाले हैं। HFCL के नंबर अच्छे आने वाले हैं। मैं सिर्फ 2 ही के आप चार्ट देखिए, 2 के बारे में बताइए सिर्फ। बिल्कुल, नेल्को पर अगर फोकस करें तो पिछले 2-3 महीने में काफ़ी रेंज बाउंड मूव रहा है स्टॉक में, पर जैसे आपने बताया कि पिछले 2 दिनों में ये स्टॉक में एक मोमेंटम फिर से बिल्टअप हुआ है और डेफिनेटली थोड़े से अच्छे वॉल्यूम्स भी हुए इसमें। डेली बेसिस पे वैसे तो ज़्यादा वॉल्यूम्स नहीं होते ये स्टॉक के प्राइस के कंपैरेटिवली, पर आई थिंक जो अगर ये स्टॉक में अभी खरीदारी करनी है तो डेफिनेटली एक रिस्क रिवॉर्ड भी रेशियो भी अभी फेवरेबल है। एक 82 रुपीज़ का स्टॉप लॉस मेंटेन करके मैं इसको डिलीवरी बेस्ड के लिए बाइंग करने की सलाह दूंगा और ऊपर पॉसिबल है ये 98 रुपीज़ तक का मूव हमको शॉर्ट टर्म में आते हुए ये स्टॉक में दिख सकता है। इसके अलावा जो HFCL में आपने बात कही, HFCL में आज की ट्रेडिंग सेशन में नो डाउट काफ़ी अच्छी मूव आई है, बट लेकिन पोजिशनल चार्ट्स है कि तो पोजिशनल चार्ट्स में ऐसा कुछ फिलहाल इतना कुछ इंडिकेशन नहीं है कि कोई यहाँ से कोई एक बड़ा अपमूव रहेगा। यहाँ से मेरे ख्याल से और 3 से 4 टके की अपमूव हमको 1-2 दिन में स्टॉक में देखने को मिल सकती है। एग्जिस्टिंग लॉन्ग पोर्शन है तो उन्हीं को होल्ड करने की सलाह मैं इसमें दूंगा आज के लो के स्टॉप लॉस से, पर यहाँ से जो नया इन्वेस्टमेंट करना है यहाँ पे ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव से तो ये स्टॉक में फ़िलहाल नहीं करना चाहिए। बिल्कुल। इस बीच चलिए इस बोरिंग मार्केट में कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स भी हैं आपके लिए। जैसे हम देख रहे हैं कि मार्केट नए हाई पर है, सेंसेक्स नए हाई के काफ़ी नज़दीक है, लेकिन एक अकेले एप्पल की मार्केट कैप सेंसेक्स की सभी कंपनीज की मार्केट कैप के आगे है। साक्षी बताइए ये नंबर। जी बिल्कुल मिहिर, आपने सही कहा। पहले जब हम सुनते थे कि एप्पल का आईफोन जो आ रहा है वो 80,000 का आ रहा है तो हम उसी से ही शॉक हो जाते थे, लेकिन अगर आप मार्केट कैप को देखेंगे तो यहाँ पर अब मार्केट कैप एप्पल की पहुँच चुकी है 51.2 लाख करोड़, जो कि सेंसेक्स की 30 कंपनियों की मार्केट कैप मिलाकर अगर देखी जाए तो भी 50 लाख करोड़ तक की होती है, उसे सरपास कर चुकी है। ऑलरेडी हमने देखा है कि बीते 1 साल में एप्पल 30% से ज़्यादा जंप दिखा चुका है, ऑलरेडी इस शेयर पर देखने को मिल चुका है। और ये जो ह्यूज मार्केट कैप है ये केवल
इंडिया की सेंसेक्स की 30 कंपनियों से ज़्यादा ही नहीं है, बल्कि अगर कई और कंट्रीज़ की जीडीपी से भी मैच किया जाए तो भी ये फिगर काफ़ी ज़्यादा होते हुए नजर आएगा। केवल 16 ऐसे देश हैं जिनकी जीडीपी जो है वो एप्पल की मार्केट कैप से ज़्यादा है। अदरवाइज बाकी सभी कंट्रीज़ जो हैं जैसे कि नेदरलैंड्स, टर्की, स्विट्ज़रलैंड, सऊदी अरेबिया या फिर अर्जेंटीना, ताइवान और स्वीडन की बात करें, इन सभी की मार्केट कैप जो है वो खासतौर इन सभी का जो जीडीपी फिगर है वो एप्पल के मार्केट कैप से कहीं कम देखा जा रहा है। खासतौर पर कुछ और इंटरेस्टिंग फैक्ट्स भी आपके सामने लेकर आऊँगी। यहाँ पर ब्राज़ील, स्पेन और सिंगापुर जैसे बाजार देखें, इन सभी की भी जो मार्केट कैप है वो अकेले एप्पल के मार्केट कैप से भी कम है। खासतौर पर मलेशिया, रशिया और मेक्सिको से भी ज़्यादा बात करें तो इन सभी की भी मार्केट कैप एप्पल की मार्केट कैप से इस वक्त कम लगाई जा रही है। कैश के ऊपर आते हैं, एप्पल के पास जितनी नकदी है इस बार वो 256.8 अरब डॉलर की है, जो कि अकेले मल्टीनेशनल कंपनी जीई की अगर बात करें तो उसकी मार्केट कैप से भी ज्यादा है। खासतौर पर देखा जाए जो एप्पल का कैश है उससे भी कम जीडीपी कई ऐसे देशों की है जैसे कि आयरलैंड, ग्रीस, बांग्लादेश, वियतनाम, चेक रिपब्लिक या फिर न्यूजीलैंड या फिर इराक जैसी कंट्रीज़ की अगर बात करें तो इन सभी की जीडीपी एप्पल के कैश से भी कम है। तो कई पैमानों में देखा जाए तो एप्पल लार्जर देन लाइफ बनता हुआ चला जा रहा है। अंग्रेजी में एक कहावत है एप्पल ऑफ माई आई, जिसका मन होता है कि काफ़ी ज़्यादा ये मेरे लिए चेरिश्ड प्रॉपर्टी बन चुकी है, लेकिन एप्पल अब मुझे हर्ट करने लग गया है जिस तरीके से इतना बड़ा होता जा रहा है। हिंदी में एक कहावत है, एप्पल सब पे भारी। अच्छा, नहीं बिल्कुल, लेकिन इंटरेस्टिंग फैक्ट इस बीच। चलिए अब बात करते हैं श्रेय इंफ्रा के नंबर्स के बारे में, और हमारे साथ इस पर बातचीत करने के लिए मिस्टर व्यास जुड़े हैं, उनसे बात करते हैं। सर शुक्रिया हमारे साथ इस बातचीत में शामिल होने के लिए, थैंक्स फॉर जॉइनिंग अस। सो यू नो आई मीन इट हैज़ बीन एन इंटरेस्टिंग क्वार्टर Q4, क्या हाईलाइट्स रही हैं? ये क्वार्टर हमारे लिए बहुत ही अच्छा रहा है। हमारी जो प्रॉफिटेबिलिटी है, कंसोलिडेटेड प्रॉफिट श्रेय इंफ्रास्ट्रक्चर, इस क्वार्टर में 20 करोड़ से 62 करोड़ का जंप है। सो 205% जंप हमारी प्रॉफिट में इस क्वार्टर में है। और ओवरऑल अगर देखें पूरे वर्ष में, पूरे साल में, तो 72 करोड़ लास्ट ईयर थी, इस साल 243 करोड़ है, जिसका 236% ग्रोथ है प्रॉफिट। और ये सारे बिजनेसेस में है। इक्विपमेंट फाइनेंस में भी इस क्वार्टर में 45% की ग्रोथ है प्रॉफिटेबिलिटी में। प्रोजेक्ट फाइनेंस में भी 43% की ग्रोथ है प्रॉफिटेबिलिटी में। और इवन ईयर टू ईयर भी देखें तो सारे बिजनेसेस में अच्छी ग्रोथ है हमारी प्रॉफिटेबिलिटी में। और ये जो प्रॉफिटेबिलिटी ग्रोथ है ये ओवरऑल एसेट इंप्रूव्ड एसेट क्वालिटी के कारण है, क्योंकि हमारा अगर आप ग्रॉस एनपीए और नेट एनपीए देखें तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर ये हम कम होता जा रहा है। इक्विपमेंट फाइनेंस का ग्रॉस एनपीए 2.80% से घटकर 2.38% हुआ है, और हमने हर क्वार्टर पे इसको कम किया है। सो इसका मतलब है कि हमारी एसेट क्वालिटी जो इंप्रूव हो रही है। हमारा कॉस्ट ऑफ रिस्क इक्विपमेंट फाइनेंस का 2.4% से घटकर 1.6% हो गया इस साल। और सेम फॉर प्रोजेक्ट फाइनेंस का भी इसी तरह 4.46 से 3.24 हुआ है। एंड ग्रॉस एनपीए एंड कॉस्ट ऑफ रिस्क थोड़ा बढ़ा है इस साल, बिकॉज हमारी जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इनकम हमारी आई थी, जो ट्रेजरी स्टॉक हमने बेचा था इस क्वार्टर में, वो हमने यूज किया है फॉर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कुछ राइट ऑफ्स वगैरह के लिए। अदरवाइज ओवरऑल बेसिस पे देखेंगे तो एसेट क्वालिटी काफी इंप्रूवमेंट है। इसके अलावा हमारे पोर्टफोलियो में भी ग्रोथ है। 3 साल के चैलेंजेस थे, बट अगर आप देखें हमारा पोर्टफोलियो 13% से इक्विपमेंट फाइनेंस पोर्टफोलियो ग्रोथ हुआ है। एंड हमारे डिसबर्समेंट में ग्रोथ है दोनों बिजनेस में। इक्विपमेंट फाइनेंस बिजनेस में ग्रोथ है अप्रोक्सीमेटली 39% इस क्वार्टर में, और प्रोजेक्ट फाइनेंस में भी 36% की ग्रोथ है। सो ग्रोथ इन डिसबर्समेंट, पोर्टफोलियो, इंप्रूवमेंट इन एसेट क्वालिटी, रिडक्शन इन कॉस्ट ऑफ रिस्क, रिडक्शन इन ग्रॉस एनपीए, नेट एनपीए हैज रिजल्टेड इनटू हायर प्रॉफिटेबिलिटी। सारे ग्रोथ के लेवल बताए, लेकिन एक चीज ना मैं आपसे और पूछना चाहता हूँ। कल ना सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया था जिसमें ये कहा गया जो इक्विपमेंट वाली कंपनीज हैं, कंस्ट्रक्शन की इक्विपमेंट वाली और फार्म में यूज होने वाली, उन पे बीएस फॉर्म लागू नहीं होगा। आप तो फाइनेंस करते हैं, कितना बड़ा फैसला आपके लिए भी है सर? सो हमारा जो इक्विपमेंट फाइनेंसिंग का बिजनेस है, इंफ्रास्ट्रक्चर इक्विपमेंट फाइनेंसिंग, ये कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट्स हैं, कंस्ट्रक्शन और माइनिंग इक्विपमेंट। तो ये अगर कस्टमर किसी तरह की अगर चैलेंज होती है तो हमारा जो बिजनेस मॉडल है, हम ये इक्विपमेंट वापस ले लेते हैं और उसको फिर वापस रीडिप्लॉय कर देते हैं। तो इससे हमारे बिजनेस में बहुत ज्यादा कुछ इम्पैक्ट आने वाला नहीं है उसमें। ठीक है सर, शुक्रिया आपका कार्यक्रम में जुड़ने के लिए, बताने के लिए कि इस बार के नंबर्स कैसे रहे, और आगे चल के आपको उम्मीद करते हैं कि और थोड़ा फायदा जरूर आपको मिलेगा। रुचित, कोई ऐसे शेयर्स जो आप लास्ट मिनट में देना चाहें, BTST या फिर कोई पोजिशनल ट्रेड के तौर पर?
जी आई थिंक पोजिशनली मिड कैप स्पेस में हमको यहाँ से एक डस्ट डायल काफ़ी अच्छा लग रहा है। ये स्टॉक में पिछले कुछ 2 हफ्तों में एक करेक्टिव मूव आया है, बट लेकिन ये करेक्शन के बाद में काफ़ी अच्छे सपोर्ट पर प्लेस्ड है। ये यहाँ से लग रहा है कि एक फिर से पुल बैक मूव आ सकती है और लगभग 7 से 8% की अप मूव ये स्टॉक में शॉर्ट टर्म में ही दिख सकती है। रिस्क रिवॉर्ड रेशियो भी फेवरेबल है। 480 के स्टॉप लॉस से जस्ट डायल करंट लेवल्स पे बाय करना चाहिए 545 के टारगेट के लिए। सेकंड स्टॉक लार्ज कैप स्पेस में से एक रेकमेंड करना चाहूँगा, वो है महिंद्रा एंड महिंद्रा। पिछले हफ्ते ये स्टॉक में एक फॉलिंग ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट आया था, ब्रेकआउट में काफ़ी अच्छे वॉल्यूम सपोर्टिव रहे थे। उसके बाद ये स्टॉक एक कंप्लीट साइडवेज रहा है पिछले 6 ट्रेडिंग सेशंस में, जिसमें एक फ्लैग पैटर्न का फॉर्मेशन हुआ है जो टेक्निकली एक बुलिश पैटर्न है। तो आई थिंक यहाँ से 70 से 80 रुपये का अपमूव महिंद्रा एंड महिंद्रा में देख सकते हैं। करंट लेवल्स पे इस स्टॉक में खरीदारी करनी चाहिए 1430 के टारगेट के लिए। बिल्कुल। चलिए इस बीच अंशुल बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस बातचीत में शामिल होने के लिए। थैंक्स फॉर जॉइनिंग अस। मार्केट बंद होने में 12 मिनट का समय बाकी है, जल्दी से एक बार इंटरनेशनल क्यूज़ देख लेते हैं और साथ ही क्लोजिंग क्योंकि बहुत फ्लैट होने जा रही है तो एटलीस्ट कैश में जहाँ पर अच्छा मोमेंटम बना हुआ है उसमें देखते हैं अगर कोई BTST ट्रेड निकलता है तो। यूरोपियन मार्केट्स में आज रुझान पॉजिटिव है, सारे ही इंडाइसेस ऑलमोस्ट आधे % ऊपर इस समय ट्रेड कर रहे हैं। और साथ ही अगर आप US में डाउ फ्यूचर्स को और नैस्डैक फ्यूचर्स को देखेंगे तो वहाँ पर भी हरा निशान लेकिन मामूली से दायरे में, लेकिन एटलीस्ट यूरोप इज़ होल्डिंग ऑन, वहाँ पर रुझान अच्छा देखने को मिला है। अब रियल एस्टेट स्टॉक्स को देखते हैं। आज कैश के गेनर्स में फिर से एक बार काफ़ी अच्छा मोमेंटम इन स्टॉक्स पर देखने को मिल रहा है। तो अंसल प्रॉपर्टीज़ है जो आज भी करीब 10% ऊपर है। हमने बाकी जो रियल एस्टेट स्टॉक्स हैं उस पर भी अच्छा मूव देखने को मिल रहा है, इस पर नज़र रखी जा सकती है। निपुण, ये रियल एस्टेट में जो आउट परफॉर्मेंस है इसे और कितना एक्सटेंड होता देख रहे हैं आप? मेरे ये रियल एस्टेट ओवरऑल पूरे स्पेस में हमने जो अपमूव देखा है ये जस्टिफाइड नहीं है। आई थिंक जो टॉप प्लेयर्स हैं जिनके कॉस्ट ऑफ फंड्स रिलेटिवली लो है, जिनका बैलेंस शीट लेवरेज्ड बहुत कम है, जिनको रेरा का बेनिफिट मिल सकता है बिकॉज देयर ऑपरेशंस आर ऑलरेडी फेयरली इंस्टीट्यूशनलाइज्ड, और जिसको टर्न अराउंड एक रियल एस्टेट में एक ग्रेजुअल और मार्जिनल टर्न अराउंड हो रहा है उसका बेनिफिट मिल सकता है। सो आई वुड थिंक ये पूरे 3-4 फैक्टर्स हैं रियल एस्टेट के लिए, वो उसका बेनिफिट जो टॉप 5-6 कंपनीज है या फिर मे बी 8-10 कंपनीज है एट बेस्ट, उनको मिल सकता है डिपेंडिंग ऑन वेदर दे आर ऑन विच पॉकेट दे आर ऑपरेटिंग इन। लो कॉस्ट हाउसिंग है उनको ऑब्वियसली और बेनिफिट आगे जाकर मिल सकता है, बट डिपेंडिंग ऑन विच पॉकेट दे आर फंक्शनिंग इन उनको बेनिफिट। आई थिंक ये जो पूरे स्पेस में जो हमने रनअप देखा है ये जस्टिफाइड नहीं है। वन नीड्स टू बी सिलेक्टिव। जो अपवर्ड मोमेंटम है दैट हैज स्ट्रेच्ड वैल्यूएशंस टू अ डिग्री अंडर ओनरशिप की वजह से भी, और एक ग्रेजुअल इंडस्ट्री में टर्न अराउंड की वजह से, रेरा की वजह से। सो आई वुड थिंक वन नीड्स टू बी सिलेक्टिव। रियल एस्टेट ओवर द नेक्स्ट 1 or 2 years डज लुक गुड, बट वन डेफिनेटली नीड्स टू बी सिलेक्टिव इन विच स्टॉक्स वन इन्वेस्ट्स इन। ठीक है। अच्छा रुचित, एक शेयर आप देखिए वीज़ा स्टील, ये बड़ा इंटरेस्टिंग प्ले दे रहा है और 2-3 दिन से काफ़ी अच्छा चल भी रहा है। वीज़ा पे आपकी रिकमेंडेशन क्या है, रखें क्या इसको अभी? शायद रुचित से इस बीच बात नहीं हो पाएगी, लेकिन आप अंचल से पहले जुड़ लेते हैं क्योंकि नंबर्स आने वाले हैं कई कंपनीज़ के। अंचल बताएं, एक तो भारतीय एयरटेल के नंबर कैसे रह रहे हैं और दूसरी कौन सी कंपनी होंगी, और हीरो मोटोकॉर्प के नंबर भी आएंगे, उनके बारे में बताइए आप। शुक्रिया रिम्पी। हीरो मोटोकॉर्प से शुरुआत करते हैं। इस बार वीकर क्वार्टर की उम्मीद की जा रही है। देखिए रेवेन्यूज़ ऑलमोस्ट 6% गिरेंगे। एक तरफ जनवरी मार्च सेल्स पे इम्पैक्ट पड़ रहा है नोटबंदी का, वो काफ़ी एविडेंट रहेगा, तो उसकी वजह से नेट जो वॉल्यूम्स हैं Q4 के अंदर वो करीब 6% डिक्लाइन होंगी। लेकिन एक अच्छी चीज़ रही, BS3 बैन था वो एक ब्लेसिंग इन डिस्गाइज होगी क्योंकि कंपनी ने अपनी जो इन्वेंट्री थी उसे रिमूव किया है, तो कहीं ना कहीं जो वॉल्यूम बेहद ज़्यादा गिर रही थी वो थोड़ी सपोर्ट हो गई मार्च वॉल्यूम्स की वजह से। इशू रहेगा मार्जिन फ्रंट पे, डिस्काउंट्स दिए गए हैं उसकी वजह से मार्जिन डेंट होंगे। अनुमान यह है कि ऑलमोस्ट 60 बेसिस पॉइंट्स इस बार मार्जिन गिर के 15.3% पे रह सकते हैं। बॉटम लाइन की बात करें तो 11% की गिरावट मुनाफे में आती हुई दिखेगी, 720 करोड़ के आसपास मुनाफा रह सकता है। अदर इनकम कम हुई है, उसका भी इम्पैक्ट कहीं ना कहीं बॉटम लाइन के फ्रंट पे दिखेगा।
ठीक है, हीरो मोटोकॉर्प के नंबर्स हैं। सीमेंस के भी एक बार मेरे नंबर सीमेंस भी देख लेते हैं, मोमेंटम अच्छा है। सीमेंस पर बताइए अंशुल। सीमेंस के लिए एक स्ट्रॉन्ग क्वार्टर रहेगा, स्पेशली ऑर्डर बुक पे नजर रखिएगा। देखिए एक तरफ पावर ग्रिड का ऑलमोस्ट 1680 करोड़ का ऑर्डर है, वो रियलाइज होता हुआ दिख सकेगा। वहीं दूसरी ओर डेली ट्रांसको स्टरलाइट पावर के ऑर्डर्स मिले हैं बड़े, उनकी रियलाइजेशन होती है इस क्वार्टर में, वो इंपॉर्टेंट रहेगा। नेट रेवेन्यू 3.5% बढ़ रहे हैं और इसका कारण ये है एक हेल्दी ऑर्डर बुक जरूर है, लेकिन Q3 में कंपनी ने अपने हेल्थ केयर कारोबार को बेचा है, तो हेल्थ केयर कारोबार की आय हटने के बावजूद भी एक अच्छी ऑर्डर बुक की वजह से नंबर्स पूरी तरह से रिवैम्प होते हुए दिखेंगे। मार्जिन इंप्रूव हो रहे हैं, ऑलमोस्ट 1% की इंप्रूवमेंट एबिटा मार्जिन में आती हुई दिखेगी और 12% पे एबिटा मार्जिन रह सकते हैं। जहाँ तक रही बात मुनाफे की, ऑलमोस्ट 22% की तेज़ी की उम्मीद की जा रही है। एक तरफ कंपनी की अन्य आय बढ़ रही है और 175% तक बढ़ सकती है, तो वो सपोर्ट करेगी और साथ ही ओवरऑल खर्च जो है कंपनी का थोड़ा रिड्यूस हुआ है, उसका फ़ायदा भी मुनाफे में आएगा। ठीक है, इस बार सीमेंस के नंबर भी शायद एबीबी वाले कुछ बेहतर नंबर्स लेके आ सकता है और उम्मीद भी करते हैं कि सीमेंस वैसा ही प्ले देगा। आज तो खैर 7% ऊपर है, 1400 का शेयर, और उम्मीद करते हैं कि काफ़ी स्ट्रॉन्ग मोमेंटम यहाँ पे जरूर आता हुआ दिखेगा। मिहिर जी बिल्कुल। चलिए इस बीच मार्केट बंद होने में करीब 7-1 मिनट का समय बाकी है। एक बार देख लेते हैं मार्केट की ब्रेथ जिस तरह की रही है। आज जो बढ़ने वाले काउंटर्स हैं उनकी संख्या देख लेते हैं। NSE पर रुझान थोड़ा सा आज भले ही इंडेक्स लेवल पर कुछ भी नहीं रहा, इनफैक्ट देखिए किस तरह की फ्लैट क्लोजिंग आने वाली है, लेकिन 867 काउंटर्स हैं जो कि बढ़त में रहे हैं। नुकसान वाले काउंटर्स रहे हैं 686 के आसपास। BSE पर जो बढ़ने वाले काउंटर्स हैं उनकी संख्या रही 1440 के आसपास। नुकसान वाले काउंटर्स की संख्या भी ऑलमोस्ट 1350 के आसपास की देखने को मिली है। तो ब्रेथ के लिहाज से थोड़ा इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड मार्केट रहा। अच्छी चीज़ बस ये थी कि आज मिड कैप में मोमेंटम अच्छा देखने को मिला है, लेड बाय सम वेरी गुड क्वालिटी स्टॉक्स एंड रिजल्ट्स, और यही चीज़ हमने स्मॉल कैप में भी देखी है। तो ब्रॉडर मार्केट जो है ना वहाँ पर एक्सपेंशन चल रहा है और निपुण शायद यही ट्रेंड कंटिन्यू रहेगा भी जब तक मेजर जो Q4 अर्निंग्स हैं वो ख़त्म नहीं हो जाते, दैट योर इंडेक्स विल कंसोलिडेट हियर और स्टॉक स्पेसिफिक सेक्टर स्पेसिफिक चर्निंग होती रहे मार्केट में। बिल्कुल मेयर, आई थिंक ये ट्रेंड जो हमने देखा है अलग अलग सेक्टर्स हैं जहाँ पे एक लीडरशिप दिखाई गई है। बीच में कुछ दिनों में बैंकिंग होता है, फिर IT हो जाता है, मेटल्स हो जाता है, शुगर हो जाता है। अलग अलग सेक्टर्स में हमने मूव देखी है। मिड कैप्स में पर्टिकुलरली ट्रैक्शन इसी वजह से हो रहा है क्योंकि हम म्यूचुअल फंड्स में, मिड कैप फंड्स में काफ़ी इन्फ्लोज देख रहे हैं, तो उनका बाइंग कॉन्स्टेंटली हो रहा है। FIs का टिपिकली बाइंग लार्ज कैप्स में होता है, उनमें हमने एग्जिट काफ़ी सेलिंग देखा है। इसी वजह से लेकिन डोमेस्टिक फंड्स का सपोर्ट है, इसी वजह से एक डाउनवर्ड ट्रेंड सिग्निफिकेंट नहीं देखा है और इंडेक्स इसीलिए साइडवेज मूवमेंट। बट आई थिंक दैट this typical trend of mid caps outperforming will continue for some more time. ठीक है मिहिर, 5 मिनट रह गए बाजार बंद होने में, लेकिन कल की तैयारी आज से करना शुरू कर देंगे। कल सुबह 8 बजे से लगातार आप देखेंगे कि कैपिटल गुड्स शेयरों के अंदर अब क्या करना चाहिए, क्योंकि अब सीमेंस के नंबर आएंगे। एबीबी के नंबर्स के बाद सीमेंस के नंबर भी इसी तरह की तर्ज पर आ रहे हैं, तो आपको करना क्या है। छोटे शेयरों में जो बड़ी तेजी आई है इसका भी फायदा आपको मिलेगा। कुछ एक छोटे शेयर्स आपके सामने रखेंगे, कौन हीरो बनने वाले हैं, बने रहेगा जी बिजनेस की स्क्रीन के साथ ही। इसके अलावा IT शेयर्स में एक अच्छा बेस बना हुआ है, मौका आप ढूंढ सकते हैं, यहाँ पे आप देखें। इसके अलावा छोटे और मझोले पावर कंपनीज के अंदर भी आपको अच्छा ब्रेथ आती हुई दिख सकती है। तो कल एक ऐसी चीज़ें होंगी जो कि कल सुबह 8 बजे से लगातार हम आपके सामने रखने वाले हैं। लेकिन इस बीच में मार्केट के अंदर आज की जो क्लोजिंग है, अब भले इंडेक्स के अंदर एक रेंज की क्लोजिंग मिल रही है, लेकिन आज कन्विक्शन दिख रही थी कैपिटल गुड्स के अंदर। आज थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग आई है बैंकिंग स्टॉक्स के अंदर, और लास्ट में चलते चलते फिर से एक बार पावर कंपनीज को ध्यान रखना होगा, क्योंकि यहाँ पे तीनों ही पावर कंपनीज PFC, PTC और पावर ग्रिड, तीनों के अंदर एक अच्छी खासी स्ट्रेंथ बनने की बात ज़्यादातर एनालिस्ट हमारे सामने रख रहे हैं, इस पर आपको ज़रूर ध्यान रखना है। आज चलने वाले शेयर्स में एक तो IOC था, ये करीब 2.5% ऊपर जाके क्लोज कर रहा है। अदानी पोर्ट्स, अदानी के आज ज़्यादातर शेयर्स चले हैं, अदानी पोर्ट करीब 2% ऊपर। IT में विप्रो आज लीडरशिप लेता हुआ दिखा, ये करीब 1.5% की मजबूती के साथ ट्रेड कर रहा है। आज जो शेयर टूट गए उसमें ऑटो पैक कमज़ोर हुआ है, हीरो मोटोकॉर्प 3%, इसके अलावा ल्यूपिन 483 से 2%, और साथ ही ऑरो फार्मा ये भी करीब 2% की गिरावट के साथ ट्रेड करता हुआ नजर आया। बिल्कुल,
इस बीच देख लेते हैं लास्ट मिनट कुछ बेट्स और फ्लॉप्स देख लेते हैं। मार्केट बंद होने में करीब 3 मिनट का समय बाकी है, लेकिन देख लेते हैं बारी बारी से कि रुझान कैसा देखने को मिला है। तो निफ्टी दिन के निचले लेवल से हल्का सा ऊपर क्लोजिंग देने की तैयारी में 9316 पर, लेकिन हाँ ये ज़रूर है कि आज इसने 9300 को टेस्ट किया बार बार। एक बार देख लेते हैं फार्मा स्टॉक्स जैसे सन फार्मा एडवांस, कैडिला, ग्लेनमार्क, ये ऐसे स्टॉक्स हैं जिन पर बाइंग देखने को मिली है क्लोजिंग से ठीक पहले। जय कॉप और शॉपर स्टॉप ऐसे काउंटर्स हैं जिसमें हमने लास्ट मिनट में बाइंग आते देखी। इसके अलावा फ्यूचर लाइफस्टाइल, गैब्रियल, IDBI बैंक, ये कुछ ऐसे काउंटर्स हैं जिस पर हमने बाइंग इमर्ज होते देखी। हो सकता है वो स्टॉक्स लाल निशान में भी रहे हो, लेकिन क्लोजिंग से ठीक पहले यहाँ पर हमने मोमेंटम क्रिएट होते देखा, बाइंग क्रिएट होते देखी। तो ये वो स्टॉक्स हैं जिस पर आप कल के लिए भी नज़र रख सकते हैं। लेकिन लार्जली 2 बड़े थीम आज भी मार्केट में प्ले आउट हुए। एक तो पूरा कैपिटल गुड्स स्पेस, ABB ने जो लीड करना शुरू किया वो उसके बाद एक्सटेंड होते गया और इस पूरे स्पेस में अच्छा रुझान देखने को मिला। दूसरा है रियल एस्टेट, इसमें आज भी सिलेक्टिवली बहुत अच्छी बाइंग देखने को मिली। हॉस्पिटैलिटी में, होटल लीला में हमने देखा बहुत अच्छा रुझान देखने को मिला। तो ये वो काउंटर्स हैं जिस पर बड़ा इंटरेस्टिंग वो आज देखने को मिला था। ठीक है, आज के हीरो जीरो पे देख लीजिए। पहले तो रिजल्ट वाले इम्पैक्ट वाले शेयर विजय बैंक के नंबर्स अच्छे आए थे तो इसलिए मार्केट ने इसको थोड़ा पुल बैक दिया। इसके अलावा ABB तो खैर आज का स्टार परफॉर्मर रहा ही है, ये करीब 8% ऊपर। गोदरेज कंज्यूमर्स भी अच्छी खासी आज क्लोजिंग करके जा रहा है। भारतीय इंफ्रा के अंदर आज फ्लैट ही कामकाज मिल रहा है। नोसिल के अंदर फ्लैट कामकाज। यूनियन बैंक टूट गया, प्रॉफिट बुकिंग यहाँ पे क्लियर कट आई, ये करीब 4% की गिरावट के साथ यहाँ पे क्लोज करने की तैयारी करता हुआ। इसके अलावा और जो शेयर्स चल रहे हैं या फिर आप जिनमें प्ले देखने को मिला, जैसे दीपक नाइट्रेट, सुबह सुबह हमने आपको इस शेयर के बारे में बताया था कि इससे नंबर बड़े अच्छे आए हैं। एक ब्रेकआउट का कैंडिडेट है, 4-4.5% ऊपर था, क्लोजिंग 2% कर रहा है, लेकिन फिर भी आपको फायदे में ही रख रहा है। ये शेयर आज करीब 2 से 2.5% के ऊपर क्लोज आके करता हुआ दिख रहा है। इसके अलावा आप मान इंडस्ट्रीज़ के अंदर देखिए, ABB के अंदर देखिए, ये अच्छे प्ले दे रहे हैं। अंसल API सिर्फ एक ही महीने में 50% शेयर रिटर्न दिया इसने और ये आज का भी फ्लेवर बना हुआ है। वीज़ा स्टील, थोड़ी देर पहले इसके बारे में बात भी कर रहे थे, यहाँ पे अच्छा खासा क्लोजिंग आज इसकी भी मिली है। इसके अलावा पेनिसुला लैंड, रियल एस्टेट की एक छोटी कंपनी और है, यहाँ पे एक अच्छी खासी स्ट्रेंथ आती हुई दिखी है। मीर, आपको याद होगा कल राकेश मित्तल हमको अंतराज के बारे में बता रहे थे, वो बार बार कह रहे थे कि इस कंपनी को खरीद लीजिए। आज वो 3% की बढ़त के साथ क्लोज करके गया। पूर्वांकरा का मुंह आज भी एक्सटेंड हुआ है, नो डाउट। पूर्वांकरा भी आज करीब 2.5% की बढ़त के साथ क्लोज करके जाता हुआ। सिंप्लेक्स इंफ्रा ये करीब 2% ऊपर। पुंज लॉयड अब धीरे धीरे 25 रुपये का हो गया 21 रुपये से, तो थोड़ा सा इस पर और ध्यान रखें। गायत्री प्रोजेक्ट्स भी छोटी इंफ्रा कंपनी है लेकिन अच्छे खासे रिटर्न के साथ ये भी चलते हुए दिख रहे हैं। मेटल में आज कई दिनों के बाद अब फिर से पुल बैक दिखना शुरू हो गया है, लेकिन ये पुल बैक कितना सस्टेनेबल है, अभी जो एनालिस्ट का व्यू आया वो कह रहे हैं थोड़ा रुक जाइए, एक बार थोड़ा वेट कर लीजिए। वेदांता, हिंडाल्को ये करीब अभी 1 से 1.5% ऊपर है। हिंदुस्तान जिंक के अंदर आज एक अच्छा मूव है, 2 से 2.5% की क्लोजिंग दे रहा है। केमिकल शेयर्स मार्केट का फ्लेवर रहे हैं, उसके अंदर हमने अच्छा मूव आते हुए देखा। एक बार आप हिकल और कोपरान को भी देखिए, यहाँ पर भी एक अच्छी खासी मजबूती हमको बनती हुई दिखी है। आज की क्लोजिंग में जो निफ्टी की हमको मिली है वो 3 अंकों की, इससे फ्लैट क्लोजिंग क्या मिलेगी, 9000 का इंडेक्स 3 अंक ऊपर जाके बंद हो रहा है और आज की रेंज ऑलमोस्ट 30 पॉइंट की ही थी, इससे ज़्यादा चला ही नहीं बाजार। 5 अंकों की बढ़त के साथ सेंसेक्स, मिड कैप और स्मॉल कैप इंडेक्स ये ज़्यादा बेहतर हैं। मेरी जैसे आप कह भी रहे थे कि बाजार इंडेक्स एक रेंज में रहे, लेकिन स्टॉक स्पेसिफिक चर्निंग जो है वो दिखेगी और दिख भी रही है। आज कैपिटल गुड्स ने काफ़ी हद तक बाजार की हेल्प की है और कल काफ़ी हद तक बैंकिंग भी धीरे धीरे प्राइवेट बैंक चलने लग गया। एक अच्छी चीज़ ये है अभी भी मार्केट में कि वो वल्नरेबल नहीं लग रहा है। Yes, एक होता है मार्केट बड़ा वल्नरेबल होता है कि आपको देखकर पता लग जाता है कि अब ये किसी भी समय क्रैक करेगा। निपुण, आप इनफैक्ट इस पर कुछ ऐड कर सकते हैं, बिकॉज हो सकता है थोड़ा बहुत शॉर्ट टर्म करेक्शन देखने को मिले भी यहाँ से, विच मे नॉट बी वेरी डीप, लेकिन अदरवाइज मार्केट थोड़ा फर्म सपोर्ट के आसपास दिख रहा है आपको। मीर, सी वैल्यूएशंस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो काफ़ी दिनों से हैवीनेस लग रही है और इसी वजह से एक एक्सेप्ट फॉर 1 or 2 सेक्टर्स पुलिंग अप द मार्केट, एक जो इंडेक्स में मूवमेंट है वो लिमिटेड मूवमेंट हो रही है। भले मिड कैप इंडेक्स में अच्छी मूवमेंट हो जाए और ये लेकिन डाउनसाइड रिस्क भी, डिस्पाइट द हेवीनेस इन द मार्केट, डिस्पाइट टू सम एक्सटेंट स्ट्रेच्ड वैल्यूएशंस, लिक्विडिटी सपोर्ट है, उसी की वजह से एक डाउनसाइड रिस्क लिमिटेड हो जाता है। आवर सेंसेस अभी भी इसमें एटलीस्ट कपल ऑफ परसेंटेज पॉइंट्स का
करेक्शन अभी भी आ सकता है, पर उससे ज़्यादा मुश्किल लग रहा है प्योरली गिवन द काइंड ऑफ लिक्विडिटी दैट इज देयर इन द मार्केट। और इसमें ग्लोबल फैक्टर्स कुछ पॉजिटिव अगर आ जाते हैं और FIs का आउटफ्लोज जो है वो रिवर्स हो जाते हैं, इनफ्लोज जो हम शुरू होना देख लें, then obviously the support to the market is significantly higher, तो फिर downside risk भी बहुत limited हो जाता है। But given the kind of FI selling to an extent, to a limited extent, downside risk but not beyond 2 percentage points दिख रहा है अभी भी। ठीक है, वैसे तो कई शेयर्स चलते हैं, हिट होते हैं, टारगेट प्लेट्स आपके सामने आ जाएंगी। सुबह से 7:30 बजे का शो होता है, लेकिन एक शो था जिसमें 12 बजे में सिमी भौमिक ने बताया था कैपिटल फर्स्ट, उसने टारगेट हिट किया 795 के टारगेट पे, वो हिट करके गया था। आज 12:30 बजे सिमी भौमिक ने हमको कॉल दी थी। रुचित, आपकी आज की मार्केट पे कमेंट्री क्या है? एक तो क्लोजिंग आपको मिली है, और कल कैसे ट्रेड करेंगे आप? अभी भी बुलिश ही हैं? जी बिल्कुल, इंडेक्स वाइज तो ऑल्दो जैसे शो के शुरुआत में भी हमने कहा था कि पिछले 9 ट्रेडिंग सेशन ऐसे गए जहाँ पे एक सीमित दायरे में इंडेक्स ने ट्रेड किया है, बट लेकिन एक रिवर्सल का कोई संकेत रहता है रेंज बाउंड मार्केट में, तो वो दिखाता है सबसे पहले मार्केट ब्रेथ। अगर मार्केट ब्रेथ रेंज बाउंड मार्केट में नेगेटिव रहता है, मतलब एडवांसेस से ज़्यादा डिक्लाइंस रहते हैं, तो वो कहीं ना कहीं साइंस रहते हैं कॉशियसनेस के। बट पिछले 2 ट्रेडिंग सेशन में हमने ऐसा कोई कॉशियस साइंस नहीं देखा है। इनफैक्ट मार्केट ब्रेथ अगर देखे तो एडवांसेस के फेवर में ही ज़्यादा है। तो ये दर्शाता है कि ये जस्ट एक टाइम वाइज करेक्शन है, और एक बार ये वंस ये टाइम करेक्शन पूरा हो जाए उसके बाद प्रोबेबली एक अप ट्रेंड का रिजम्पशन फिर से हो सकता है। 9270 के आसपास काफ़ी अहम सपोर्ट है निफ्टी का ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव से, तो मुझे लगता है कि 9260 के आसपास एक स्टॉप लॉस रख के डेफिनेटली खरीदारी करने की रणनीति होनी चाहिए बाजार में। 9400 जो ये रेंज का हायर एंड ऑफ द लेवल है वो एक बार क्रॉस कर जाए तो 9500 to 9550 के स्तर भी हम आते हुए शॉर्ट टर्म में देख सकते हैं। जी चलिए रुचित, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस बातचीत में शामिल होने के लिए। निपुण, आपका भी शुक्रिया इस बातचीत में शामिल होने के लिए। अंतिम बाजी को यहीं ख़त्म करते हैं।